नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। तो इससे पहले मैंने जो है 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिए हैं। वो चैप्टर्स हैं सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगला जो है वो प्रेम्बल है, और उसके बाद मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सिटीजनशिप से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बाकी आप अगर डिजायर आईएएस पे चाहें तो आपको इकोनॉमिक्स और सीसेट के भी लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो जाएँ उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस सीरीज में पूरी एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करूँगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिसको रिवीजन करना है या जिसके पास टाइम नहीं रहता है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब। तो देखिए, जो इंडिया है, ठीक है, जैसे कि आज के जितने मॉडर्न स्टेट हैं, तो इंडिया में भी कितने तरीके के लोग होते हैं? 2 तरीके के लोग हैं। एक तो जो सिटीजन हो गए यहाँ के, और दूसरे कौन हो गए? एलियन। अब जो सिटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिया के फुल मेंबर हैं। ठीक है, और वहीं जो उनको क्या मिलता है? उनको जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट है वो सभी उनको, जो यहाँ के जो सिटीजन हैं, जो भारत के जो नागरिक हैं, उनको मिलता है। वहीं बात करूं अगर मैं एलियन की, तो एलियन के साथ ऐसा नहीं है। एलियन जो है जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट है उन सभी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, और देखिए, और एलियन भी 2 तरीके। अब यहाँ एक और बात है, यहाँ पे एलियन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो ये एलियन वर्ड है इसका मतलब वो लोग जो कि किसी और ग्रह से आए हों, किसी और प्लेनेट से आए हों। इसका मतलब एलियन ये हुआ जो फॉरेन कंट्री के हैं। ठीक है, जो दूसरे देश के हैं। जैसे कि अगर इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो एलियन कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, यूएसए के। अगर वहीं यूएसए के हिसाब से बात करूँ तो फिर हम लोग उन यूएसए के हिसाब से उनके यूएसए के लिए एलियन है। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए, तो जो एलियन है वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो फ्रेंडली एलियन है, और दूसरे कौन से? एनिमी एलियन। अब देखिए, जो फ्रेंडली एलियन है, ठीक है, मतलब वो उन देशों के नागरिक जिनके साथ हमारे देश का जो फॉरेन रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके साथ कार्डियल रिलेशन है। ठीक है, और वहीं इनमी एलियन कौन से हैं? जिनके साथ हमारा लड़ाई हुआ हो, युद्ध हुआ हो। ठीक है, तो देखिए, जो फ्रेंडली एलियन है ना, वो क्या करते हैं? वो जो है ज़्यादा राइट इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमी एलियन के हिसाब से। जैसे कि उनको एक राइट मिलता है कि वो जो है इंजॉय करते हैं क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब ये, और ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है ये प्रोविजन। तो आप इनको जो है, आप जो भी फ्रेंडली देश के एलियन हैं, जो भी फ्रेंडली देश के नागरिक हैं, उनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो भारत आए और पुलिस चाहे तो उनको बिना किसी बात के अरेस्ट कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ इंडिया के ही लोगों को मिलता है, और वो जो है, जो भी एलियन है, जो भी फॉरेनर है, उनको नहीं मिलेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनका उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, किस बेसिस पे? कि वो किसी और रिलीजन के हैं, किसी और रेस के हैं, किसी और कास्ट के हैं, किसी और सेक्स के हैं, या फिर किसी और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब कि मेल फीमेल। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ आपको, तो ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन लिखा हुआ आर्टिकल 15 में, और ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही है। तो देखिए, अगर आपको मैं वैसे बता दूं कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को ही मिलते, तो है 15, 16, 19, 29, 30। लिख लीजिए कॉपी में, अगर चाहें तो लिखेंगे क्या, बस ऐसे ही बार बार बोलिए 15, 16, 19, 29, 30, तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जो राइट टू, और इनको कौन से आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है कि इक्वलिटी मिले, किसके लिए? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसके लिए? जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे ना, उसमें जो है सभी को बराबर अधिकार मिले। ठीक है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, और सभी को ये बात आर्टिकल 16 लिखी हुई है। और बाकी आगे बात करूं तो मैं, देखिए, सभी को फ्रीडम है किसका? स्पीच का और एक्सप्रेशन का। मतलब हमारे जो भी देश के नागरिक हैं वो जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं,
और कहीं भी जाके, रेसिडेंस मतलब कहीं भी जाके भारत के अंदर कहीं भी जाके रह सकते हैं, ठीक है, घर बना सकते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ठीक है, जो भी प्रोविजंस है आपको ही पता होगा, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ये बात नहीं तो आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए तो नहीं है सर कमेंट सेक्शन में, तो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है। अच्छा, और कोई भी प्रोफेशन वो लोग कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस बने या फिर चाहे जो है वो एक क्लर्क बने, उनकी इच्छा है, जो भारत के नागरिक हैं। ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ। और देखिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, ये लिखा हुआ आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, कि इनको जो अधिकार है, भारत के नागरिकों का अधिकार है कि वो अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, उसको बढ़ावा दें। अच्छा देखिए, जो भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, ठीक है, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो और चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो। बाकी देखिए, अगर हमको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन अगर हमको लड़ना है तो उसके लिए भी हमको भारत का नागरिक होना जरूरी है। बाकी देखिए आगे मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे जो भी कुछ पब्लिक ऑफिसेस हैं जिनके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो कौन कौन से ऑफिस है? प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है भारत का, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, भारत का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनना है, गवर्नर बनना है किसी स्टेट का, अटॉर्नी जनरल बनना है भारत का, एडवोकेट जनरल बनना है भारत का, तो उसके लिए जो है आपको भारत का सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप भारत के सिटीजन नहीं हैं तो आप जो है नहीं बन सकते हैं। और हाँ, अब आप एक बात और याद रखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम हमारे देश के सिटीजन को इतने ढेर सारे अधिकार मिले, उसी तरीके से हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो भारत के जो नागरिक हैं। वो क्या है, किसके लिए है वो ड्यूटीज? भारत देश के लिए। वो कौन कौन से हैं कि हमको टैक्स पे करना चाहिए, हमको जो है अपने देश के नेशनल फ्लैग का झंडे का सम्मान करना चाहिए, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अपने नेशनल एंथम का, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े तो हमको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया में जो है, जैसे कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, तो आप जो है या तो भारत के सिटीजन बाई बर्थ हो, मतलब कि अगर आपका जन्म ही भारत में हुआ तो आप क्या बन जाएंगे, भारत के सिटीजन बन जाएंगे, या फिर आप जो है नेचुरलाइज सिटीजन हो, ठीक है, मतलब कि आपने जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और आप सिटीजन बन गए, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन अगर है, दोनों में से आप कोई भी कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है यहाँ के नागरिक बन यहाँ के प्रेसिडेंट बनने के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। लेकिन अगर वही यूएसए की बात करें तो वहाँ का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको वहाँ पे आपका जन्म हुआ होगा, तभी जो है आप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेचुरलाइज सिटीजन को वहाँ का प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है यूएसए में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही तरीके के सिटीजन जो हैं इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ठीक है, जो कि हमारे पार्ट 11 में पार्ट 2 में है, उसके अंदर क्या है, हमारा जो है सिटीजनशिप का जितने प्रोविजन वो सब इसी में रखे गए हैं। अब देखिए, अब ये जो प्रोविजन है ना ही परमानेंट है और ना ही काफ़ी ज़्यादा इलोबोरेट है, ठीक है। और एक और बात याद रखिए, और ये सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के जो मैंने बताया कि आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में जो रखे गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि जो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से खाली यही बताया गया है कि कौन कौन जो है भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है सिटीजनशिप के प्रोविजन से रिलेटेड। अच्छा अब देखिए एक और बात, ये जो हमारा पार्ट 2 है इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि कौन सा कंडीशन है जिसके हिसाब से आप जो है आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ये सभी चीज़ें किसके ऊपर निर्धारित की गई हैं, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी गई हैं। पार्लियामेंट चाहे तो इस पर लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के मैटर से रिलेटेड। और देखिए पार्लियामेंट ने जो है इसीलिए सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में, उसके बाद इसके कई बार अमेंडमेंट भी हुए 1957, 1960, 85, 86, 92, 2003, 5 एंड 15 में। तो देखिए कई बार अमेंडमेंट भी हुए हैं। बाकी देखिए अभी फिर अमेंडमेंट के लिए बिल अभी आया है जिसमें कि जो है क्या किया गया है, उसमें जो है हम जो भी दूसरे देश के माइनॉरिटीज है ना, कौन से दूसरे देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको जो है हम इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। और वो माइनॉरिटीज कौन कौन से, हिंदू, जैन,
बौद्ध, क्रिश्चियन, ठीक है, इन सभी लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। और देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, वहाँ जैसे कि अब आप बोले मुस्लिम नहीं है, तो देखिए माइनॉरिटी की बात हुई है, जैसे वो सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होगी, ठीक है, इसलिए जो है उनके लिए नहीं है, खाली माइनॉरिटीज के लिए उन कंट्रीज के। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए तो मैंने बताया था ना, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इशू होंगे वो भी डिस्कस करूंगा, तो वही करंट से रिलेटेड इशू था ये। चलिए आगे बात करते हैं। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है 4 कैटेगरी में रखा है उसने, कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, वो कौन से लोग हैं जो कि इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, उनकी कौन सी 4 कैटेगरी है। तो देखिए कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि इंडिया में रह रहा हो, उसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए 3 कंडीशन है। सबसे पहला वाले पॉइंट में, या तो वो भारत में पैदा हुआ, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माँ या पिता में से कोई भारत में उनका जन्म हुआ, उसके माँ या पिता में से, या फिर उसका खुद का भारत में जन्म हुआ, या फिर वो जो है भारत में ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ये जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है ना, ये जो है वो लोग होते हैं जो कि 7 साल से इंडिया में ही रह रहे हो, ठीक है, उनके लिए है, सॉरी मतलब वो जो है 5 साल से इंडिया में ही रह रहे हो, ठीक है। और कब से, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले से, ठीक है, ये नहीं कि 26 जनवरी 1950 के बाद से, 26 जनवरी 1950 के पहले से रह रहे हूँ, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग भारत के सिटीजन बन जाएंगे, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 5 में। अच्छा अब देखिए आगे बात करूँ मैं, तो देखिए जो भी पर्सन इंडिया में आए, कहाँ से आए, पाकिस्तान से, ठीक है, वो जो है पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आ गए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके, तो वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे अगर उसके जो है माँ या पिता इंडिया के सिटीजन हों, या उसके दादी या दादा दादी दोनों में से कोई भी इंडिया के सिटीजन हो, या फिर उनका जो जन्म हो वो कहाँ पे हो, इंडिया में हुआ, किसका, उसके माँ या पिता का, या उसके दादी या दादा का, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, और कहाँ पे, अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब जिस समय हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके पहले देखिए 2 कंडीशन भी साथ में है, कि वो जो है इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ भी गए हों, ठीक है, और वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो इंडिया के, ठीक है, सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया, और या फिर वो जो है इंडिया में आए जुलाई 1940, या फिर वो इंडिया में आए, कब आए, जुलाई 1948 के बाद, और उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ, और वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन तभी एप्लीकेबल होगा, कब होगा, जब वो जो है रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले से ही भारत में रह रहे हूँ। ये बात आर्टिकल 6 में लिखी हुई है, और जो ऊपर वाला कंडीशन था ये वाला पहला वाला आर्टिकल 5 का था, ये आर्टिकल 6 में। तो देखिए इसका अब ये जो पॉइंट 2 है उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए है क्या बात, जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो पाकिस्तान से इंडिया में आता है, और उसके मम्मी पापा या फिर दादी दादा दोनों में से कोई भी कंडीशन, ठीक है, उनका जो जन्म है, उसके मम्मी पापा या उसके दादी दादा का जन्म जो है अनडिवाइडेड, जो वो इंडिया जिसका बंटवारा नहीं हुआ था वहाँ पे उनका जन्म हुआ हो, और साथ में ये कंडीशन है कि वो जो है जुलाई 1948 से पहले आके भारत में, जो लड़का है, जिस लड़के की बात कर रहा हूँ, मम्मी पापा की बात नहीं हो रही, वो लड़का जो जुलाई 1948 से पहले आके भारत में रह रहा हो, और वो जो है ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, ठीक है। और आपको बताया मैंने ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होते हैं, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। और देखिए बाकी आगे बात करूं, या फिर एक और कंडीशन है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये जो है सिटीजन, या फिर वो अगर जुलाई 1948 के बाद आता है और वो रजिस्ट्रेशन कराता है सिटीजनशिप के लिए, और ऊपर वाला कंडीशन फॉलो करता है कि उसके मम्मी पापा या दादी दादा रह रहे हैं, और वो 6 महीने से भारत में ही रह रहा है रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन से पहले से ही, तो वो भी क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। ये बात आर्टिकल 6 में लिखी हुई है। चलिए अब आगे बात करूं मैं, तो देखिए जो भी पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गया, ठीक है, मार्च 1947 में, लेकिन दोबारा इंडिया में आ गया, ठीक है, तो वो जो है अगर एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का जब वो जमा कराता है, उससे 6 महीने से पहले से उससे 6 महीने से पहले से वो जो है भारत में अगर रह रहा है,
तो वो जो है भारत का नागरिक बन जाएगा। ये बात आर्टिकल 7 में लिखी हुई है। और देखिए कोई भी पर्सन हो, ठीक है, जिसके मम्मी पापा या फिर जिसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा, जो कि जो पैदा हो, जिनका जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, और जो है इंडिया के, और वो जो लड़का जो है वो इंडिया के, या जो सिटीजन है वो जो है इंडिया के बाहर रह रहा हो, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। कब बनेगा? जब वो जाके किसी डिप्लोमेट या जो भी कॉन्सुलर है जो कि इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, उससे जाके मिलेगा, और तब वो क्या बन जाएगा? इंडिया का नागरिक बन जाएगा। अब देखिए ये बात मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई यूएसए का नागरिक है, आप ही यहीं यूएसए में रहते हैं, ठीक, अमेरिका में रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है भारत में हुआ था, तो इंडिया का जो भी राजदूत होगा, जो भी डिप्लोमेट होगा वहाँ पे, ठीक है, आप उससे जाके मिलेंगे और उससे जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे भारत का सिटीजन बनने के लिए। तो उस कंडीशन के बाद आप क्या होंगे? आप जो हैं भारत के नागरिक बन जाए। और आपके मम्मी पापा या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका जो जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, डिवीजन के बाद नहीं, जब भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप क्या बन जाए? आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। और ये जो प्रोविजन किसके लिए? ओवरसीज, जो भी इंडियन जो कहाँ पे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको क्या मिल जाए? भारत की नागरिकता मिल जाए। ये आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, तो ओवरऑल जो ऊपर के जो चारों पॉइंट्स थे, अगर मैं उसको समअप कर दूं तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति सिटीजन बन सकता है इंडिया का, जिसके पास, तो पहली बात, जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो, और दूसरा कौन हो गया? जो भी पर्सन पाकिस्तान से आया हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? जो भी पर्सन पाकिस्तान तो गया लेकिन दोबारा वापस आ गया भारत में। और चौथा कंडीशन क्या है? जो भी पर्सन जो कि इंडिया के ओरिजिन का है, जिनके की जो है, जो पूर्वज जो हैं, मम्मी पापा या उसके दादी दादा, ग्रैंड पेरेंट्स भारत में ही रहते थे, भारत में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो जाके दूसरे देश में रह रहा है, तो वो भी जो है इंडिया का सिटीजन बन सकता है। जो मैंने यहाँ बताया नहीं, डिप्लोमेट से जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो वाले कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। द अदर प्रोविजन रेस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप, और कुछ और भी प्रोविजन है, ठीक है। वो प्रोविजन कौन से हैं? अगर इंडिया का कोई सिटीजन, ठीक है, वो किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप अगर स्वीकार कर लेता, मतलब किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तो उसका जो इंडिया की जो नागरिकता है वो तुरंत खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये बात आर्टिकल 9 में लिखी हुई है। और देखिए, जो भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है, कि उसका जो नागरिकता है वो वैलिड है कि नहीं, या फिर या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना रहेगा, तो वो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। ये पूरा जो सिटीजनशिप का जो पूरा प्रोविजन के जो पूरा पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 10 में। मतलब जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं और पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया जिसके अनुसार आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, तो वो वैलिड होगा, क्योंकि ये पावर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को आर्टिकल 10 के हिसाब से। चलिए बात आगे करते हैं। पार्लियामेंट के पास है पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा देखिए, पार्लियामेंट के पास पावर है किसके लिए? कोई प्रोविजन बना सकती है, किसके लिए? आपके सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के लिए, एक्वाइजेशन के लिए, या फिर कोई भी मैटर हो सिटीजनशिप का, उसके लिए वो लॉ बना सकती है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 11 में, ठीक है। तो देखिए, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के लिए कोई खास बातें नहीं लिखी, ज्यादातर पावर किसको दी गई है? हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिटीजनशिप का एक्ट आता है 1955 में, ठीक है। अब उसके अनुसार क्या है वो बातें हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड क्या कराता है? एक्वाइजेशन या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप किसके बाद? जब हमारा संविधान जब बन जाता है, जब हमारा संविधान जब लागू हो गया, उसके बाद हम भारत के सिटीजन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो सभी बातें क्या लिखी हुई हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और ये एक्ट कई बार अमेंड भी हुआ है, ठीक है, अब तक 8 बार, जो कि 1957, 60, 85, 86 जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। और देखिए, शुरू में क्या था? जो भी सिटीजनशिप एक्ट था 1955 में, इसमें एक प्रोविजन था कि इसमें हमको प्रोवाइड क्या किया गया था? ये जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी हमको प्रोवाइड करता। लेकिन ये जो है, जब हमारा अमेंडमेंट होता है 2003 में, तो उससे
तो उससे जो है आ, आ, इसको जो इस वाले प्रोविजन को क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, कब, पहले था 1955 में ये वाला प्रोविजन, लेकिन 2003 में इस प्रोविजन को क्या किया, हमने हटा लिया। अब देखिए एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप, अब हम भारत का सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में 5 तरीके से बताया गया कि किस तरीके से आप भारत का सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो कौन कौन से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये जो भी पांचों पॉइंट है ना, ये मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा और आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बात कहा गया है कि जो भी पर्सन जिसका जो है जन्म कहाँ पे हुआ हो, भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में, ठीक है, मतलब 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या फिर उसके बाद में हुआ, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले उसका जन्म होना चाहिए। भले ही उसके माँ बाप यहाँ के सिटीजन थे या फिर नहीं थे, वो उससे कोई मतलब नहीं, बस उसका जन्म जो कहाँ पे होना चाहिए, भारत देश में होना चाहिए। कब तक, कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले, 1987 के पहले। चलिए अब आगे मैं बात करूं तो देखिए कोई भी पर्सन हो, ठीक है, अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हो रहा है और उसको जो है भारत की नागरिकता कब मिलेगी, जब जो है उसके माँ या पापा दोनों में से कोई भी क्या है, भारत का सिटीजन है। कब, किस समय, जब उसका जब जन्म जब होता है उस समय उसके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों में से कोई भी भारत का सिटीजन हो। अच्छा अब आगे और एक और प्रोविजन है इसी में, वो ये है कि बॉर्न इन इंडिया, मतलब वो भारत देश से पैदा हुआ हो कब, 3 दिसंबर 2004 के 4 को या फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप एक बार, सिटीजन ओनली इफ, कब, जब उसके दोनों ही पेरेंट्स क्या हो, सिटीजन हो, किसके, इंडिया के। यहाँ पे वाले प्रोविजन में क्या था, दोनों पेरेंट्स नहीं था, खाली एक ही के लिए कहा गया था, यहाँ पे दोनों के लिए कहा गया है। ठीक है, अच्छा, और या फिर और एक कंडीशन और क्या है, या फिर उसके हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर उनके जो है माँ या पापा, जो उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, और जो दूसरा हो वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए जब उसका जब जन्म होता है उस समय। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है उनके लिए ये प्रोविजन है कि या तो आपके माँ और पापा दोनों ही भारत के सिटीजन हो तो कोई बात नहीं, या फिर आपके माँ या पापा में से कोई एक जो है भारत का सिटीजन होना चाहिए और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पापा यहाँ के नागरिक हैं और मम्मी नहीं है तो मम्मी आपकी इलीगल इमिग्रेंट भी नहीं होनी चाहिए यहाँ की। ठीक है, किस समय, जब आपका जन्म होता है उस समय। अच्छा अब देखिए आगे बात करूँ मैं, चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, जो भी चिल्ड्रेन होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट, जो राजदूत होते हैं भारत में दूसरे देशों के, या फिर जो भी इनमे एलियन है, जो ये तो मैंने ऊपर बता दिया इनमे एलियन कौन होते हैं, तो उनको जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब भारत की नागरिकता बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा जो पॉइंट है, बाय डिसेंट, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो भी पर्सन भारत के बाहर उसका जन्म होता है कब, 26 जनवरी 1950 के बाद या फिर 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है भारत का सिटीजन बन जाएगा, किसके द्वारा, बाय डिसेंट। कंडीशन क्या है, अगर उसके पिता जो हैं, उसके पिता भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं जिस समय उसका जन्म हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, मान लीजिए कि उसका जन्म किसी और देश में होता है लेकिन उसके पिता अब भी जो है भारत के नागरिक हैं, तो वो जो है भारत का, उसको जो भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब एक व्यक्ति जिसका जो है जन्म कब होता है, 10 दिसंबर 1992 के बाद होता है। ठीक है, और उसको जो है भारत की नागरिकता कब मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी कि उसके पेरेंट्स में से कोई एक जो है कहाँ का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, वो भी क्या कंडीशन के साथ सिटीजन, बाय बर्थ वाले कंडीशन से सिटीजन है। ठीक है, मतलब या तो उसके मम्मी का जन्म जो है भारत देश में हुआ हो या फिर उसके पापा का जन्म भारत देश में हुआ हो और वो भारत का नागरिक हो, तो जो बच्चा होगा वो भी जो है भारत का नागरिक बन जाएगा, भले ही उसका जन्म जो है भारत देश के बाहर हो। ये बात 10 दिसंबर 1992 के बाद जो व्यक्ति पैदा होगा, जो जिसका जन्म होगा उसके लिए है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद से ये प्रोविजन में कुछ अंतर आया।
तो देखिए जिन जिन लोगों का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है वो व्यक्ति जो है देखिए, और वो जो है कहाँ किसी और देश में उस व्यक्ति का जन्म हो रहा है, मतलब भारत के बाहर, तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा बाई डिसेंट। कब तक, क्या कंडीशन है, कब तक नहीं बन पाएगा? अगर जो है जैसे ही उसका जन्म होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर ही अंदर जो भी वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट है, जहाँ पे डिप्लोमेट इंडिया का बैठता है उस देश में, वहाँ पे जाके उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। वो भी परमिशन किससे लेते हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हुए, वो भी 1 साल के अंदर ही, तब वो भारत का नागरिक बनेगा। अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो प्रोविजन है इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको एक अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि जो है जो बच्चा जो जिसका जन्म हुआ है वो जो है किसी और देश का पासपोर्ट को होल्ड नहीं करे, मतलब किसी और देश की नागरिकता को नहीं लेगा। और अगर मान लीजिए कि उसको तो नागरिकता मिल गई बच्चे को, और अगर पता चला कि जो है उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, जैसे जैसे उसका फुल एज होता है, मतलब कि जैसे ही जो है पता चलता है, मतलब मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया और वो क्या करता है, वो सिटीजनशिप ले लेता है किसी और देश की, जहां उसका जन्म हुआ। तो अगर वो जो है अपने सिटीजनशिप को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जैसी 6 महीने के अंदर जैसे ही वो फुल एज में आता है, अगर वो अपने सिटीजनशिप को नहीं छोड़ेगा तो उसका जो इंडिया का जो सिटीजनशिप है, जो इंडिया की जो नागरिकता, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आप कैसे भारत के नागरिक बनेंगे, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से किस तरीके से आप भारत के जो है सिटीजन बन पाएंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। तो टोटल जो है देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या है उस पर डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, कोई पर्सन है जो कि इंडिया ओरिजिन का है, जो इंडिया का ही है, ठीक है, और वो इंडिया में कितने साल से रह रहा है? 7 सालों से लगातार रह रहा है, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के लिए क्या है? एलिजिबल है, ठीक है। मतलब वो क्या करे, वो 7 साल से जो अपना रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म जो भरता है सिटीजनशिप के लिए, जो नागरिकता के लिए जो फॉर्म जो भर रहा है, उससे पहले, फॉर्म भरने से पहले से ही वो 7 साल से रह रहा है भारत में, तो वो जो है भारत का नागरिक बनने के लिए एप्लीकेबल है। या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि इंडिया ओरिजिन का ही है, इंडिया का ही रहने वाला है, ठीक है, और वो भारत में, और वो जो है इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो जो है देखिए, यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ मैं अच्छे से। ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि इंडिया के ओरिजिन का है, मतलब उसके जो पूर्वज हैं वो भारतीय ही हैं, वो जो थे इसके जो पूर्वज हैं वो क्या हैं? भारत के नागरिक थे, लेकिन वो जो है भारत के बाहर, इंडिया के बाहर रह रहा है, चाहे डिवाइडेड इंडिया चाहे अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही, ठीक है। जैसे कि आपको ही पता होगा कि यहाँ से कई लेबर जाते थे बाहर, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह में कई भारतीय आपको मिल जाएंगे, तो वो सब भी एप्लीकेबल हैं बाय रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी पर्सन जो किसी शादी कर ले इंडिया किसी सिटीजन से, और वो जो है लगातार 7 सालों से भारत में रह रहा हो, कब? रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने से पहले ही, तो वो भी क्या है? भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल है। बाकी आगे बात को, जो भी माइनर चिल्ड्रेन हूँ, ठीक है, किसी पर्सन के जो कि भारत का सिटीजन, मतलब मान लीजिए कि जैसे आपका लड़का है, ठीक है, और आप तो भारत के सिटीजन हैं, तो मतलब आप जैसे आप हैं, आप जो है भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, और जो आपका जो लड़का जो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी भारत का सिटीजन हो जाएगा, ठीक। ये बात कही जा रही है यहाँ पे। अब देखिए, कोई पर्सन हो, ठीक है, उसका फुल एज हो गया, फुल एज मतलब कि जो एज 18 साल वाला उम्र, और एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं? किसके सिटीजन हैं? भारत के सिटीजन हैं, रजिस्टर्ड सिटीजन हैं, तो वो जो लड़का होगा वो भी क्या हो जाएगा? भारत का सिटीजन बन जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। कोई पेरेंट कोई व्यक्ति है, उसने जो है फुल एज को अटेंड कर लिया है, और उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक जो है वो आज़ाद भारत का क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन था, नागरिक था, और वो जो है अभी जो है इंडिया में 12 महीने से लगातार रह रहा है, ठीक है। तो वो भी जो है रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको भरने से पहले ही वो लगातार उसके 12 महीने से मतलब जो फॉर्म जो भर रहा है वो लड़का, उससे 12 महीने पहले से वो भारत में ही रह रहा है,
तो वो भी जो है इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, और वो क्या है रजिस्टर किस तरीके से, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अभी कार्ड जो है ये अभी बताऊंगा ये कौन से कार्ड होते हैं, किस तरीके से, ये भी चीज़ें इसी चैप्टर में है। कितने साल से, 5 साल से, और वो जो है भारत में, इंडिया में 12 महीने से लगातार रह रहा है, तो वो भी जो है इंडिया का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और बात, कोई व्यक्ति है डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न। अच्छा, अब देखिए इंडियन ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे पता चलेगा कि इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट अभी आ रहा था ना बार बार, तो कैसे आप जानेंगे कि इंडियन ओरिजिन का है वो, तो अगर उस व्यक्ति के पेरेंट्स जो हैं अनडिवाइडेड इंडिया में ही उनका जो है जन्म हुआ हो, या फिर किसी ऐसी टेरिटरी में जिसको जो है, जो अब जो है इंडिया का भाग बन गया हो, जैसे कि सिक्किम का बात करूं मैं, तो वो भी क्या बन जाएंगे, वो भी भारत के नागरिक बनने के मतलब जो ये जो इंडिया ओरिजिन वाला सब, तो वो क्या क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कि उनके जो पूर्वज वो कहाँ के हैं, वो जो थे वो भारत के थे, ठीक है। और ये जो उनके जो पेरेंट्स है ना, उनका जो उस व्यक्ति के जो पेरेंट्स, उनका जो है जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, या फिर किसी ऐसी टेरिटरी में जो कि हमने जो है 15 अगस्त 1947 के बाद अपने देश में जोड़ा हो, जैसे सिक्किम को हमने जोड़ा था, अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इंडियन ओरिजिन का ही कहलाएगा वो। अच्छा, अब देखिए जो भी पर्सन इस तरीके से भारत के नागरिक बनते हैं, उनको जो है ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। और वो ओथ कुछ इस प्रकार है कि आई ए बी डू सोलोमनली अफर्म और स्वेयर दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड, and I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। तो देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है बताया है कि कोई भी पर्सन नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भी भारत का सिटीजन बन सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोई पर्सन है, ठीक है, और वो किसी और देश का नागरिक नहीं है। कौन सा देश है वो, जहाँ पे इंडिया का सिटीजन, जहाँ पे इंडिया के नागरिकों को मतलब प्रिवेंट किया जाता है, और ठीक है, तो वो जो है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी आगे मैं बात करूं, इफ़ ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, या फिर वो किसी और देश का सिटीजन है, ठीक है, और वो मतलब अंडरटेकिंग लेता है कि मैं उस देश का सिटीजनशिप, जो दूसरा देश है वहाँ का सिटीजन, वहाँ की नागरिकता को मैं छोड़ दूंगा, तो वो भी जो है यहाँ के सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेबल है, और उसका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर जो अगला कंडीशन है वो है, ये है कि वो जो है भारत के किसी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई मतलब जॉब कर रहा हो वो, ठीक है, जैसे आपको ही पता होगा नेपाल के, भूटान के कैंडिडेट्स भी जो हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, फौज में भी जाते हैं वो लोग। तो और वो जो व्यक्ति है वो 12 महीने से जो है भारत में ही रह रहा हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जो है सिटीजनशिप के भारत का नागरिक बनने के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये यहाँ पे बात, यहाँ देखिए, that during the 14 years immediately preceding the said period of 12 month he is either resided in India, उसको जो है, और देखिए यहाँ पे बात ये कही जा रही है जैसे कि 12 महीने तक वो रहा, उसको सिटीजनशिप मिल गई, तो उसको जो 14 साल तक जो है क्या करना पड़ेगा, भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार में काम करना वो मतलब भारत सरकार का वो कर्मचारी हो, भारत सरकार में काम करे, चाहे पार्टली, चाहे लगातार 14 साल, या फिर चाहे लगातार मतलब 14 साल, या फिर रुक रुक के टोटल जो है ड्यूरेशन जो होना चाहिए, कितना साल होना चाहिए, 14 साल का होना चाहिए, और अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, और 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल कितना, 14 साल, जैसे वो 14 साल रह रहा है तो 11 साल से कम उसकी सर्विस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कहने मतलब यहाँ पे ये है। अगला जो है कि उसका कैरेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और उसके पास जो भी हमारे शेड्यूल लैंग्वेज है ना, और या फिर जो 8th शेड्यूल है उसका, उसमें जितने भी लैंग्वेज है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज उसको जो है आना चाहिए, ठीक है। चलिए आप कमेंट सेक्शन बताइएगा एक क्वेश्चन कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखे गए। ये चीज़ें जो है मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी, इससे पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक।
और देखिए ये जो नेशनलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है जो कि भारत सरकार उनको देगी, ठीक है, ये कब देगी, या तो वो किसी भारत सरकार में ही सर्विस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि भारत में ही हो और इंडिया जो है उसका मेंबर हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वाला प्रोविजन है। और देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस प्रोविजन, जो भी ऊपर दिए गए प्रोविजन है उनको कभी भी हटा भी सकती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब ऑब्सोल्यूट है, ठीक है। और हाँ, जो भी लोग इस प्रोविजन के हिसाब से बनेंगे इंडिया के सिटीजन, उनको जो ओथ लेना पड़े, जो ओथ मैंने ऊपर दिखाया था आपको वो वाला। अच्छा, अब देखिए बाकी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि इंडिया ने किसी फॉरेन टेरिटरी को क्या जीत लिया या फिर वो जो है उसको इंडिया में शामिल कर लिया, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे ना वो सब के सब क्या बन जाएंगे, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, जैसे पौंडीचेरी जो था इंडिया का पार्ट बनता है, तो वहाँ के जितने भी सिटीजन थे वो क्या हुए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ इशू किया। वो क्या था, सिटीजनशिप पौंडीचेरी, मतलब एक ऑर्डर इशू किया 1962 में, ठीक है, किसके लिए, पौंडीचेरी के लिए। जो भी पौंडीचेरी के जो भी लोग थे उनको इंडिया का सिटीजन बनाने के लिए, क्योंकि उससे पहले क्या थे, उससे पहले तो वो लोग फ्रांसीसी, वहाँ पे फ्रांस का राज था, ठीक है। और ये जो ऑर्डर था ये किसके अंडर था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर ही था, ठीक है। अब देखिए स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाई असम अकॉर्ड। अब देखिए असम अकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, खास करके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये। बाकी आपको पता होगा भी वहाँ पे जो है सभी को कहा गया था कि आप जो है अपना नागरिक होने का प्रमाण दें। अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ये इशू जरूर पता होगी। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है 1985 में, ठीक है, और इसमें जो है असम अकॉर्ड आता है। तो इसमें यह कहा गया है कि ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम, इंडिया के किसी भी भाग का, मतलब कहीं भी कोई भी पर्सन रह रहा हो जो कि असम आया हो 1 जनवरी 1966 में बांग्लादेश से, ठीक है, मतलब इंडियन ओरिजिन का वो पर्सन होना चाहिए, मतलब उसके जो पूर्वज हो वो इंडिया के ही होने चाहिए, और वो बांग्लादेश से 1966 के पहले आया हो भारत में और वो आके आसाम में रह रहा हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, शैल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो क्या बन जाएगा, इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। कंडीशन क्या, वो 1 जनवरी 1966 के पहले आ जाना चाहिए। या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है, जो कि इंडिया के ओरिजिन का ही हो और वो आसाम आ जाता है कब, जुलाई 1966 को, लेकिन पहले 25 मार्च 1977 के पहले आया हो, ठीक है, और 1966 के बाद और 1971 के पहले, कहाँ से, बांग्लादेश से, एंड वो जो है आसाम में रह रहा हो, ठीक है, कहाँ रह रहा हो, आसाम में रह रहा हो, वो क्या है, वो आसाम में रह रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर ये डिटेक्ट होता है कि वो क्या है, वो एक फॉरेनर है, ठीक है, हु हैज बीन डिटेक्टेड टू बी ए फॉरेनर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इस तरह के जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो सिटीजन बनेंगे इंडिया के लिए सिर्फ कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। और जो भी ये जो 10 साल पीरियड होगा उनके पास सेम वही अधिकार होगा जो कि भारत के नागरिकों को मिलता है, ठीक है, लेकिन एक अधिकार नहीं होगा, कौन सा है, राइट टू वोट वाला, ठीक दोस्तों। तो देखिए आसाम अकॉर्ड भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो अब देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप कब होता है, मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में, उसमें 3 तरीके से है कि किस तरह कैसे आपका जो है नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रिनंसिएशन मतलब ये हुआ कि छोड़ देना, ठीक है, कोई भी इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, वो फुल एज मतलब कि 18 साल का है और वो जो डिक्लेयर कर दे कि वो भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता है, तो उसका जो उसकी जो नागरिकता वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए लेकिन अगर ऐसा कोई घोषणा वो करता है कि जिस समय हमारे यहाँ जंग छिड़ी हुई है, जब वार हो रहा है, तो इस तरीके का जो तो उसके एप्लीकेशन को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रोक भी सकती है, ठीक है। मान लीजिए कोई वार छिड़ गई और लोग सोचें कि अब मैं चलूँ, अब किसी और देश में भाग जाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है फिर भागने लगें। तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब क्या बोलते हैं, उस एप्लीकेशन को रोक भी सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में मतलब कि आप खुद से घोषणा करके यहाँ के सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं, कंडीशन है कि वार का समय ना हो, मतलब युद्ध का समय ना हो। लेकिन हाँ एक और बात सुनिए, जो भी पर्सन
ये मतलब खुद से अपना सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उसका जो छोटा बच्चा होगा ना वो भी जो है इंडिया का सिटीजनशिप वो भी खो देगा, मतलब वो भी इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाएगा। लेकिन जब वो लड़का 18 साल की उम्र का होगा तब वो चाहे तो इंडिया के सिटीजनशिप को दोबारा से अपना सकता है। अब देखिए जो अगला है वो बाई टर्मिनेशन। अभी बाई टर्मिनेशन क्या है? बाई टर्मिनेशन ये है कि मान लीजिए कोई इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो किसी और देश की नागरिकता को ले लेता है, ठीक, किसी और देश की नागरिकता को अपना लेता है, तो वो जो है क्या होगा, वो उसी समय उसका जो इंडिया की जो नागरिकता वो उसी समय उसकी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा देखिए, और ये भी जो प्रोसेस है, ये भी जो प्रोविजन है, ये भी वार के समय एप्लीकेबल नहीं है। और वो वार कौन सा होना चाहिए? जिसमें इंडिया एंगेज्ड हो। अब देखिए जो अगला है वो बाय डिप्रीवेशन। अब देखिए इसमें कौन से प्रोविजन है वो भी देखते हैं। तो देखिए जो भी भारत के नागरिक हैं उनका जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि उन्होंने जो जो सिटीजनशिप लिया वो कैसे लिया, फ्रॉड करके लिया हो, या फिर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उस पर क्या दिखाएं, वो डिसलॉयल्टी दिखाएं, ठीक है, मतलब उसको मत माने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मत माने, या फिर वो जो है कि मतलब जब युद्ध हो रहा हो किसी और देश से भारत का, तो वो जो है दुश्मनों से क्या करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, यहाँ का कोई जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुँचाएं, तो वो भी जो है उनकी भी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर द सिटीजन विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। अब मान लीजिए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया कि भारत का हम नागरिक बनना चाहते हैं, और वो जो है 5 साल के अंदर ही जब उनका जब रजिस्ट्रेशन जब हो गया तो वो क्या हुआ, किसी और देश में जाके वो 2 साल से जेल में ही बंद है, तो वो भी जो है उनका भी इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर कोई पर्सन जो कि लगातार 7 सालों से ही भारत देश के बाहर है, भारत से बाहर रह रहा है, तो उसका भी जो है इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो देखिए जो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप है, वहीं यूएसए की बात करूं तो वहाँ पे क्या डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया में आपके भारत के नागरिक होते हैं, ना कि आप जो हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप जो है बिहार और भारत दोनों के नागरिक होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं यूएसए की बात करूँ तो जैसे कि आप यूएसए के तो नागरिक बन, जैसे कि आप कैलिफोर्निया के नागरिक बने ना यूएसए में, तो आपको, जैसे आप यूएसए के नागरिक हैं तो आपको कैलिफोर्निया की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे 2 तरीके से नागरिकता लेनी पड़ रही है ना, एक तो स्टेट के लिए अलग से और कंट्री के लिए अलग से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सिर्फ कंट्री के लिए नागरिकता ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। और ये किस लिए है? ये है हमारे देश के यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए। और ये सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने जो चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाया था, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप उस चैप्टर को देख लीजिए और आप उसको जो अच्छे से देख के समझ सकते हैं। और ये किस लिए मतलब इस प्रोविजन को लाया गया, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम ना हो, मतलब भेदभाव ना हो हमारे सिटीजन के साथ में, ठीक है। हमारे देश के नागरिक किसी भी स्टेट में पैदा हो, ठीक है, वो जो है सेम पॉलिटिकल राइट एंजॉय करेंगे पूरे देश भर में। लेकिन ये बात जो है जम्मू कश्मीर के एप्लीकेबल नहीं। भले आप बिहार के हैं और आप कर्नाटक में चले जाते हैं, तो कर्नाटक के लोगों का जो राइट होगा वो आपको भी वो अधिकार मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करिए, अपने अधिकारों का आनंद उठाइए, ना कि किसी और के अधिकारों का हनन करिए। चलिए, तो देखिए कुछ प्रोविजन है आर्टिकल 16 जो मैंने ऊपर ये आपको बता दिए थे कि किसी के साथ भी प्रोहिबिट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, रिलीजन, लॉ, रेस, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। वही सब चीज़ें दी हुई हैं। और एक देखिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या है, एक स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। और यहाँ के नागरिकों को क्या मिलता है, एक स्पेशल राइट और प्रिविलेज मिलता है एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे? अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी नौकरी निकलती है तो यहाँ के नागरिकों को एक स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल अधिकार मिलता है। अब देखिए जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कनाडा के ही जैसे इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस किया उसने? सिंगल सिटीजनशिप। किस लिए? जिससे कि यूनिफॉर्म सबको एक ही बराबर अधिकार मिले। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए इससे क्या होता है, एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करने से देश में क्या रहती है, इंटीग्रिटी बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देखिए कॉमनल राइट्स होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, कास्ट का वार होता है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, मतलब कि कॉमनल दंगा फसाद होंगे, ठीक है। जातवाद चलता है हमारे यहाँ कितना ज़्यादा। और कई लोग भाषा की कि हाँ हम जो है हमारे यहाँ हिंदी नहीं बोली जाए, साउथ
साउथ में काफ़ी ज़्यादा है, हिंदी का विरोध करते हैं वो लोग। पहले चला भी था लेकिन अब तो काफ़ी कम हो चुका है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए बात करूं आगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, सितंबर 2000 में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बैठाई एलएम सिंघवी के अंतर्गत, और मतलब चेयरमैन वो थे एलएम सिंघवी। और ये इसलिए था जिससे कि जो इंडिया का डायस्पोरा, मतलब जो भारतीय हैं जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाई जा सके, ठीक है। तो इसमें उन्होंने, और इसने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2002 में, और इसने कहा कि हमको जो है डुअल सिटीजनशिप देना चाहिए, किसको, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ को, ठीक है। और हमको 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्या करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रोविजन भी बना, ठीक है, 16 कंट्रीज के लिए, लेकिन जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। तो यही सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं जो एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम कम है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि एनआरआई कौन होते हैं। तो देखिए जो भी सिटीजन इंडिया में इंडिया के बाहर रह रहे हो, ठीक है, लेकिन वो इंडिया का पासपोर्ट को होल्ड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एनआरआई बोलते हैं। और वहीं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, अ पर्सन हु और हुज एनी एंसेस्टर, मतलब जिनके जो है पूर्वज क्या हों इंडिया के जो है सॉरी, मतलब वो पीआईओ की बात कर रहा हूँ, वो पर्सन जिनके जो है पूर्वज क्या हों इंडिया के ही हो, मतलब उनका जो जन्म जो हुआ हो वो इंडिया में ही हुआ हो, लेकिन वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति जो वो किसी और देश का पासपोर्ट होल्ड करता हुआ किसी और देश की नागरिकता ले लिया है, तो उसको बोलते हैं पीआईओ। मतलब वो है तो उसके पूर्वज तो भारतीय ही हैं। अच्छा, अब देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं। देखिए जो ऊपर जो मैंने जो छोड़ा ना, ये सब इसी का जिस्ट है ये, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहीं पे समझा दे रहा हूँ, बाकी ऊपर उतना कुछ खास दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करूं ओसीआई कार्ड होल्डर की, तो अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर अंडर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप एक्ट होता है 1955 में, तो उसके अंदर वो क्या करे, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का इंडिया के लिए वो रजिस्टर्ड कराया हो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो कौन होते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला ये कि कि वो क्या हो, किसी और देश के कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है, लेकिन टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द, मतलब लेकिन क्या हो, जब हमारा संविधान जब बना या फिर उसके बाद वो क्या थे, वो भारत के नागरिक थे, लेकिन उसके बाद वो जाके जो है दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, ठीक है। या फिर हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल, या फिर मतलब वो दूसरे देश के नागरिक तो हैं लेकिन वो एलिजिबल हैं किसके लिए, इंडिया का सिटीजनशिप, मतलब इंडिया के नागरिकता के लिए वो जो है एलिजिबल हैं, किसके हिसाब से, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन दिए हैं उसके हिसाब से अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको भी कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और या फिर देखिए, और ये सब प्रोविजन जो है ना बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बात याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए बाकी मैं बात करूँ हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, कि जो है क्या है, किसी और देश के नागरिक हैं, लेकिन बट बिलोंग टू अ टेरिटरी, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ पे मतलब उस टेरिटरी के रहने वाले हैं जिसको जो है इंडिया ने 15 अगस्त 1947 के बाद अपने में जोड़ लिया, वो जो है टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गया, तो वो भी जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी वो चाइल्ड, बच्चा या फिर ग्रैंड चाइल्ड, मतलब वो जो व्यक्ति है उसके माँ बाप या फिर उसके दादी दादा क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। और वो जो लड़का जो किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कार्ड होल्डर के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगभग आपको सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीज़ें बता दी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें डिस्कस करी, आप भी देखे ही होंगे, और लेक्चर भी काफ़ी लंबा खिंच गया ये। तो देखिए अब यहाँ से आपका ये सिटीजनशिप भी ख़त्म हो गया, भारत का नागरिकता का भी जो चैप्टर ये पूरा अच्छे से ख़त्म हो चुका है। और कुछ आगे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो देखिए आर्टिकल्स वगैरह आप यही किया करिए, कभी कभार पढ़ लिया करिए, जैसे हफ्ते में जरूर एक बार थोड़ा आर्टिकल पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सोचें कि हाँ आज ही बैठ के पूरा रट डालेंगे तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को आप पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल्स तो मैंने आपको समझा ही दिए थे ऊपर जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था। और देखिए अब जो हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7, जो कि
किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। और वो चैप्टर आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं वो लेक्चर कुछ भागों में आएंगे, मतलब उसके 2-3 पार्ट बनेंगे उस लेक्चर के, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। लेकिन और मैं बिल्कुल अच्छे डिटेल में डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में रह ना जाए दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, और लाइक भी इस वीडियो को जरूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आई हो। और हाँ, शेयर करिएगा, जिससे कि जो है जो भी कैंडिडेट जो कि कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन में। क्योंकि देखिए, हमारा तो मोटो यही है कि कोचिंग जो फीस जो वसूलते हैं इतने लाखों रुपए, उसके खिलाफ हमारी ये मुहिम छिड़ी हुई है। तो दोस्तों आप भी इसका जो है पार्ट बने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।